नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। ठंडे चेहरे से कहा, हम भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं। आज मैं केवल तुम्हारी स्पेस रिंग्स चाहता हूँ। सौर्यनंदन ने कहा, भाई अर्जुन, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? तुमने कम से कम 20 सेक्ट्स को नाराज कर दिया है। क्या भविष्य में स्टार बाउंड्री में तुम्हारा अभी भी कोई ठिकाना रहेगा? अर्जुन ने ये सुना और गहरी सहमति में सिर हिलाया। भाई सौर्यनंदन सही कह रहे हैं, मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा। सौर्यनंदन बहुत खुश हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अर्जुन ने कहा, तुम्हारा मतलब तुम चाहते हो कि मैं उनकी चीजें लेने के बाद उन्हें मार दूं? छे छे, भाई सौर्यनंदन कितने दुष्ट हैं। तुम सचमुच एक किताब को उसके कवर से आंक नहीं सकते। जैसे ही उसने ये कहा, उन साधकों के चेहरे बदल गए जिन्होंने अपने स्पेस रिंग्स सौंप दिए थे और उन्होंने सौर्यनंदन को घूरना शुरू कर दिया। सौर्यनंदन ने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा और जल्दी से कहा, भाई अर्जुन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं भाई अर्जुन को ऐसी चीज करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता हूँ? क्या इससे भाई अर्जुन की अच्छी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होगी? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ज्यादा दुश्मन बनाने से बेहतर है ज्यादा दोस्त बनाना। भाई अर्जुन, तुम क्या सोचते हो? तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। सौर्यनंदन ने हाथ जोड़े और कहा, भाई अर्जुन, अगर तुम्हें बुरा न लगे, ही मुझे नहीं, और तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। अर्जुन का चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि उसने उसे घूरते हुए कहा। सौर्यनंदन के चेहरे पर मुस्कान अचानक कठोर हो गई और उसका चेहरा लाल हो गया। वह हद से ज्यादा शर्मिंदा था। वह ब्रह्मा होली लैंड का होली सोन था। पूरे स्टार टेरिटरी में भी वह छोटी पीढ़ी का नेता था। उसके पास किसके साथ दोस्त बनने की योग्यता नहीं थी। अर्जुन बस एक डाउसोस रेल्म साधक था, फिर भी उसने इतनी बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत की। इससे भी ज्यादा, वह इतने सारे लोगों के सामने उस पर थूक रहा था। वह इस अपमान को कैसे सहन कर सकता था? वह इतना गुस्से में था कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। समाधिराज, जो किनारे खड़ा था, उसके चेहरे पर भी एक बदसूरत भाव था। वह और सौर्यनंदन दोनों होली सन्स थे, इसलिए जब अर्जुन ने इस तरह सौर्यनंदन के चेहरे पर थप्पड़ मारा तो उसे भी अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ, जैसे उसे जोर से थप्पड़ मारा गया हो। भाई अर्जुन, क्या तुम्हें सचमुच इतना जिद्दी होना है? सौर्यनंदन ने ठंडे भाव से कहा। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर तुम बात करते रहे तो ये युवा मास्टर पहले तुम्हारी कुत्ते की जान ले लेगा। अच्छा, हम आज के मामले को याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब हम भविष्य में फिर से मिलेंगे तो तुम अभी भी इतने घमंडी हो सकते हो। सौर्यनंदन ने इन शब्दों को जोर से फेंका, इससे पहले कि वह और समाधिराज अपने हाथों पर से स्पेस रिंग्स उतारकर मायरनी की ओर फेंक दें। फिर वे मुड़े और भीड़ की ओर चले गए। अर्जुन ने अपने होठों को घुमाया और कहा, सिर्फ कड़ा बोलना ही किस काम का? अगर तुम में हिम्मत है तो और इस युवा मास्टर से लड़ो। इस युवा मास्टर को तुम्हें ठीक से व्यवहार करना सिखाने दो। सौर्यनंदन की आकृति रुकी। वह लगभग अर्जुन द्वारा पलटकर हमला करने के लिए उकसाया गया था। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में उसे अचानक उसी स्तर के एक साधक को तुरंत मारने के अर्जुन का दृश्य याद आया। वह जानता था कि वह इतनी भयानक ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। भले ही वह समाधिराज के साथ एकजुट हो जाए, वे ज्यादा से ज्यादा एक गतिरोध बनाए रख पाएंगे। एक और सस्ता कमीना जो सहयोग करने को तैयार होने से पहले इस युवा मास्टर द्वारा अपमानित होना चाहता है, अर्जुन ने उपहास किया। समाधिराज अचानक मुड़ा और मायरनी की ओर देखा। बहन मायरनी, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई अर्जुन से क्या रिश्ता है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। इससे पहले सौर्यनंदन और मैंने उसे नेदरवर्ल्ड सेक्ट की यशस्विनी के साथ एक कमरे में देखा था। वह यशस्विनी अव्यवस्थित कपड़ों में एक उड़ान प्रकार की आर्टिफैक्ट से बाहर आई थी।
मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि यशस्विनी किस तरह की महिला है। हम सब ईस्टर्न टेरिटरी के सेक्ट्स के शिष्य हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम डेमन रेस की मोहरा बन जाओ। अर्जुन ने ये सुना और उसका चेहरा उदास हो गया। तुम झगड़ा पैदा करने की हिम्मत करते हो। मैं और वह यशस्विनी पवित्र और निर्दोष हैं, इसलिए मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद मत करो। समाधिराज हंसा और बोला, वही यशस्विनी ने पहले कहा था। ऐसा कहने के बाद वह बिना पीछे देखे भीड़ में चला गया। मायरनी ने हल्के से माथे पर शिकन डाली और एक अजीब भाव से अर्जुन पर एक नजर डाली। अर्जुन ने कहा, बहन मायरनी, तुम यकीन नहीं करती है ना? मायरनी ने कहा, भाई अर्जुन का मामला मुझसे तब तक संबंधित नहीं है जब तक उसका विवेक साफ है। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया, ये सच है। ऐसा कहने के बाद वह तमराज की ओर मुड़ा और एक नकली मुस्कान के साथ कहा, भाई तमराज, अब तुम में से केवल कुछ ही लोग बचे हैं। क्या तुम सहयोग करना चाहते हो, सहयोग या सहयोग? बाकी बचे 3 लोग सब नेदरवर्ल्ड सेक्ट के शिष्य थे। नेदरवर्ल्ड सेक्ट में तमराज का दर्जा बहुत ऊंचा था। आखिरकार वह सेक्ट मास्टर का सीधा शिष्य था, इसलिए हालांकि वह सेक्ट में थोड़े ही समय के लिए रहा था, फिर भी वही प्रभारी था। चूंकि उसने अपनी स्थिति व्यक्त नहीं की, इसलिए बाकी बचे 2 फैसला नहीं कर सकते थे। तमराज गर्व से मुस्कुराया और कहा, ये तम नफरत करता है जब दूसरे मुझे धमकी देते हैं। जो कोई भी मुझे धमकी देता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। अर्जुन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने कहा, कितना संयोग, भाई तमराज और मैं इस संबंध में समान हैं। तमराज ने कहा, घमंडी लोगों में हमेशा बहुत कुछ समान होता है। अर्जुन, अगर तुम सचमुच मेरी स्पेस रिंग चाहते हो तो मुझसे लड़ो। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो ये तम तुम्हें दोनों हाथों से स्पेस रिंग सौंप देगा। तुम मुझसे एक पर एक लड़ना चाहते हो? अर्जुन ने उस पर आंखें सिकुड़ी। भाई अर्जुन, तुम हिम्मत नहीं करते? तमराज ने उपहास किया। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और कहा, चूंकि भाई तमराज इतने परिष्कृत हैं, तो ये युवा मास्टर तुम्हें एक मौका देगा। जैसे ही यह टिप्पणी आई, तमराज का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। हालांकि अर्जुन ने पहले जो ताक दिखाई थी वह साधारण थी, तमराज को पूरा भरोसा था कि वह जय रह सकता है। इसीलिए वह अर्जुन का सामना करते समय इतने आत्मविश्वास से बोल सकता था, और इस प्राकृतिक स्पिरिट अरे में गिरने पर भी वह घबराया नहीं। अगर वह यहाँ से जाना चाहता था तो वह किसी भी समय ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे जो कीमत चुकानी पड़ेगी वह थोड़ी ज्यादा थी। जब तक यह अंतिम उपाय नहीं था, वह ऐसा करने को तैयार नहीं था। तमराज ने चुपके से अपना मन बना लिया था कि जब वह अर्जुन से लड़ेगा तो वह सीधे अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करेगा और अर्जुन को विरोध करने का जरा भी मौका नहीं देगा। जैसे ही उसका मन तेजी से दौड़ रहा था, अर्जुन ने अचानक अपने बगल के दर्जनों लोगों की ओर अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, चूंकि भाई तमराज को अकेले लड़ना इतना पसंद है, तो तुम क्यों न दोस्तों के इस समूह को चुनौती दो। मुझे विश्वास है कि वे निश्चित रूप से तुम्हारे साथ कुछ मजा करने के लिए तुम्हारा साथ देंगे। तमराज ने ये सुना तो हक्का बक्का रह गया। दर्जनों साधक भी हक्के बक्के रह गए। मायरनी भी हक्की बक्की रह गई। सौर्यनंदन का चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि उसने जल्दी से कहा, अर्जुन, ज्यादा मत करो। हमने तुम्हें अपने स्पेस रिंग्स भी दे दिए, तुम्हें और क्या चाहिए? सही कहा, तुम्हें अपनी शिकायतें तमराज से खुद सुलझानी चाहिए, इसमें हमें क्यों शामिल करना? समाधिराज भी चिल्लाया, हम तुम्हारी कभी मदद नहीं करेंगे। हाँ, हमें मूर्ख मत समझो। लोगों का समूह अचानक शोरगुल करने लगा और उस पर आरोप लगाया। तमराज ने उपहास किया, भाई अर्जुन में मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो बस कह दो। कोई तुम पर हंसेगा नहीं, तो क्यों इधर उधर की बात कर रहे हो? अर्जुन ने सार्थक ढंग से मुस्कुराया और कहा, भाई तमराज ईस्टर्न टेरिटरी के नेदरवर्ल्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर के सीधे शिष्य हैं। मैं, अर्जुन, बस एक अकेला हूँ, इसलिए बेशक मुझ में तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें गलती से मार दिया तो क्या होगा? क्या यह एक आपदा नहीं होगी? तुम में तमराज से लड़ने की हिम्मत नहीं है। हमें क्यों लड़ना चाहिए? हम नहीं लड़ेंगे। हाँ, हम नहीं लड़ेंगे। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो खुद जाकर लड़ो।
वह सचमुच हमें बेवकूफ समझता है। ये लड़का सचमुच भेड़िए को बाघ को निगलने के लिए प्रेरित करना चाहता है। कितना हास्यास्पद। हर कोई अर्जुन से बेहद असंतुष्ट था क्योंकि उन्होंने अनिच्छा से अपने स्पेस रिंग्स सौंप दिए थे, लेकिन अब जब वह उन्हें तमराज से निपटने के लिए प्रेरित करना चाहता था तो वे खुश कैसे हो सकते थे। वे सब एक ही समय में चिल्ला रहे थे, क्रोध से भरे हुए। मायरनी ने चिंतित भाव से अर्जुन की ओर देखा। डर था कि वह चीजों को हाथ से बाहर कर देगा। अब जब उसने माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल का उपयोग करके सभी को धमकाया था तो ये पहले से ही एक चमत्कार था कि उसने इतने सारे स्पेस रिंग्स लूट लिए थे। अगर उसने कुछ अत्यधिक किया तो इससे अनावश्यक परेशानी हो सकती थी। उसने चुपके से अर्जुन को आंख मारी, उसे संकेत दिया कि वह आगे बढ़ने से पहले रुक जाए, कहीं वह ज्यादा न कर दे। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज किया। ठंडे चेहरे से उसने कहा, तुम लोगों ने शायद नहीं सुना कि मैंने शुरू में क्या कहा था। उसने क्या कहा था? बच्चे, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अर्जुन ने ठंडी सांस ली। इस युवा मास्टर ने कहा था कि जो कोई भी अपना स्पेस रिंग नहीं सौंपेगा वह मर जाएगा। हाँ, तुमने ऐसा कहा था, लेकिन हम पहले ही अपने स्पेस रिंग सौंप चुके हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा। अब तमराज सहयोग करने को तैयार नहीं है। ये युवा मास्टर उसे मरवाना चाहता है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? सौर्यनंदन ने कहा, स्वाभाविक रूप से हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम और भाई तमराज अपनी शिकायतें खुद हल कर सकते हो, हमें इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। यह अच्छा है। अर्जुन मुस्कुराया और चिल्लाया, ये युवा मास्टर अब माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल बजाने जा रहा है और उस छोटे कमीने तमराज को मार डालेगा। अगर तुम अभी भी जीना चाहते हो तो जल्दी से इस जगह को छोड़ दो, ये युवा मास्टर तुम्हें रोकेगा नहीं। क्या तुम अभी भी इसे बजाना चाहते हो? नहीं भाई अर्जुन, शांत हो जाओ। जैसे ही ये शब्द निकले सब डर के मारे पीले पड़ गए। अर्जुन ने उपहास किया, चूंकि तुमने अपने स्पेस रिंग्स सौंप दिए हैं, ये युवा मास्टर भी अपना वादा निभाएगा और तुम्हें जीने देगा। ये युवा मास्टर अब केवल तमराज से निपटना चाहता है, इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ। सौर्यनंदन ने गुस्से से कहा, यहाँ की स्थिति जटिल है। अगर हम जा सकते थे तो हमें पहले तुम्हारे द्वारा धमकाया कैसे गया होता। अर्जुन, क्या तुम खुलकर झूठ नहीं बोल रहे हो? समाधिराज ने भी कहा, तुम इस हद तक बेशर्म नहीं हो सकते। अर्जुन ने शांति से कहा, मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम में जाने की क्षमता नहीं है और माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल द्वारा मारे जाते हो तो तुम केवल अपनी बदकिस्मती को दोष दे सकते हो। इसका इस युवा मास्टर से कोई लेना देना नहीं है। विषय बदलते हुए उसने तमराज पर गुस्से से चिल्लाया, तम, अगले साल आज का दिन तुम्हारी मौत की बरसी होगी। पीले झरने की यात्रा अच्छी हो। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में मिरियड स्वॉर्ड को माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की ओर घुमाया। मायरनी की पलकें सिकुड़ गईं जब उसने ये देखा और उसने जल्दी से खुद को बचाने के लिए अपनी सोस्ची को धकेला। कई मार्शल कलाकार भी डर के मारे पीले पड़ गए क्योंकि वे एक के बाद एक चिल्लाए, इसे रोको, इसे रोको, लानत है, रुको। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है तो हम तुम्हें तमराज को समझाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, हम तमराज के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं और उसे अपना स्पेस रिंग सौंपने के लिए मना सकते हैं। अफरा तफरी के बीच अर्जुन की मिरियड स्वॉर्ड माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल से 1 इंच से भी कम दूरी पर रुकी और उसने सबकी ओर देखा, तुम तमराज से बात करना चाहते हो? सब ठंडे पसीने में भीग गए और बार बार सिर हिलाया। अर्जुन ने एक शर्मिंदा भाव से कहा, तुम एक घमंडी आदमी है और आसानी से हार नहीं मानेगा। अगर यह सिर्फ एक बातचीत है, मुझे डर है कि यह ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। भाई अर्जुन, चिंता मत करो। अगर ये तुम नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है तो हम उससे बात करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करेंगे, किसी ने भयंकर भाव से कहा। अर्जुन ने कहा, ओह, यह अच्छा नहीं है। तुम पहले ही अपने स्पेस रिंग्स सौंप चुके हो। तर्क से आगे जो कुछ भी होता है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह मेरे और तमराज के बीच का बैर है। तुम इसमें कैसे शामिल हो सकते हो? सबके चेहरे उदास हो गए क्योंकि उन्होंने उसके पाखंडी रूप को देखा।
अपने दिलों में अर्जुन को कोस रहे थे, लेकिन किसी ने भी इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। भाई अर्जुन, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है, ये तम इतना अनाड़ी है और उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। युवा लोगों को तभी समझ आता है कि आसमान कितना ऊंचा है और धरती कितनी गहरी है जब वे कुछ कठिनाइयों का सामना करते हैं। अर्जुन की आंखें चमक उठी जब उसने ये सुना और कहा, इस दोस्त ने जो कहा वह सही है। उस मामले में मुझे तुम्हें इस मामले से परेशान करना होगा। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। हाँ, यह मामला स्वैच्छिक है। जैसे ही ये शब्द गिरे, दर्जनों साधकों ने अपना सिर घुमाया और तमराज की ओर देखा। तमराज का चेहरा एक बर्तन के निचले भाग जितना काला था और उसके बगल में खड़े नेदरवर्ल्ड सेक्ट के 2 शिष्य भी पीले और भ्रमित थे। किसी अज्ञात कारण से वे वास्तव में सबके विपरीत तरफ खड़े थे और इसने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। तमराज, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो जल्दी से अपना स्पेस रिंग सौंप दो, नहीं तो सब यहीं मर जाएंगे। हाँ, अगर तुम सहयोग नहीं करते तो हमें अभद्र होने के लिए दोष मत देना। जल्दी से सौंप दो। ऐसा लगा जैसे सब तमराज के सहयोग न करने की वजह से फंस गए थे, या शायद वे बदकिस्मत थे और दूसरों को पीड़ित होते देखना चाहते थे, इसलिए इस समय तमराज के प्रति उनका रवैया अच्छा नहीं था और वे सब उस पर चिल्ला रहे थे। तमराज इतना गुस्से में था कि वह आग की तरह लग रहा था, क्योंकि उसने उदास चेहरे से कहा, तुम सब अपने संबंधित सेक्ट्स के कुलीन शिष्य हो, अपने सेक्ट्स का गौरव, फिर भी तुम एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने को तैयार हो। क्या तुम्हें हंसी आने का डर नहीं है? इस वाक्य के साथ बहुत से लोगों के भाव गहरे हो गए और वे शर्मिंदा दिखे। अर्जुन ने सार्थक ढंग से मुस्कुराया और कहा, तमराज का मतलब है कि तुम्हें उसे शांत कर देना चाहिए ताकि कोई भी आज जो हुआ उसे न फैलाए। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठी। चुपके से सोच रहे थे कि यह एक अच्छा विचार है, और कुछ लोगों की आंखों में भयंकर रोशनी कौंधी। तमराज ने काले चेहरे से कहा, अर्जुन, तुम इतने घटिया व्यक्ति हो, इस तम ने तुम्हें सचमुच गलत आंका था। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और कहा, जब तुमने स्टारलाइट कॉरिडोर में मुझे मारने की कोशिश की थी, तो तुम्हें परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। तमराज ने अपने दांत भींचे और कहा, मुझे मजबूर मत करो, अगर तुम मुझे बहुत ज्यादा धक्का देते हो तो तुम में से किसी का अंत अच्छा नहीं होगा। अर्जुन पीछे कूद गया और एक टकटकी के साथ कहा, ओह, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। उसने अपना सिर घुमाया और दर्जनों साधकों की ओर देखा और कहा, यह आदमी सचमुच तुम्हें धमकी देने की हिम्मत करता है। मुझे नहीं पता कि तुम इसे सहन कर सकते हो या नहीं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दौड़कर उसे फाड़ डालता। हालांकि अर्जुन आग में घी डाल रहा था और झगड़ा बो रहा था, फिर भी सब थोड़े नाखुश थे, महसूस कर रहे थे कि तमराज के शब्द बहुत बड़े थे। सौर्यनंदन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, भाई तमराज, एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के सामने झुक जाता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास साधन और ट्रम्प कार्ड्स हैं, लेकिन क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम हम में से इतने सारे लोगों के दुश्मन हो सकते हो? सौर्यनंदन, तुम भी मुझे मजबूर कर रहे हो। तमराज की आंखों से आग निकल रही थी और उसकी आवाज ठंडी थी। वे दोनों ईस्टर्न टेरिटरी के महान सेक्ट्स के शिष्य थे और एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। हालांकि उनके बीच कोई दोस्ती नहीं थी, वे दोनों आखिरकार ईस्टर्न टेरिटरी से थे। दूसरों के एकजुट होकर उसे मजबूर करना एक बात थी, लेकिन सौर्यनंदन भी ऐसा ही कर रहा था, जिसने तमराज को बेहद असुविधाजनक महसूस कराया। सौर्यनंदन ने जल्दी से कहा, भाई तमराज, एक भद्र पुरुष के लिए बदला लेने में देर नहीं होती। ये शैटर्ड स्टार सी है, यहाँ बहुत सारे अवसर हैं। उसने डिवाइन सेंस ट्रांसमिशन का उपयोग नहीं किया, बल्कि खुले तौर पर अर्जुन के सामने ये शब्द कहे। स्पष्ट रूप से वह भी एक बैर रखता था और बदला लेने का एक अवसर खोजना चाहता था। अर्जुन ने तिरस्कार में अपने होठों को घुमाया, जैसे उसे परवाह नहीं थी। तमराज का चेहरा शांत था और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, ये तम आज के मामले को याद रखेगा। अर्जुन, मैं तुम्हें भविष्य में 100 गुना वापस भुगतान करूंगा। अर्जुन हंसा और कहा, भाई तमराज, तुम काटने के तख्ते पर मांस हो और मैं चाकू हूँ। क्या तुम्हारे लिए इतने कठोर शब्द कहना सचमुच ठीक है?
तमराज बिना कुछ कहे अर्जुन को घूरता रहा। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और कहा, कुमारी मायरनी, उनकी स्पेस रिंग्स ले लो। मायरनी ने सिर हिलाया, तमराज के पास चली गई और अपना हाथ बढ़ाया। तमराज ने कहा, हेवनली वुल्फ वाली, ये तम इसे भी याद रखेगा। मैं भविष्य में तुम्हें निश्चित रूप से मिलने आऊंगा। मायरनी का रंग हल्का सा बदला, लेकिन इस समय वह जानती थी कि कुछ भी कहना बेकार है, इसलिए उसने बस नेदरवर्ल्ड सेक्ट के तीनों शिष्यों के स्पेस रिंग्स ले लिए, मुनी और चली गई। थोड़ी देर बाद वह अर्जुन के पास आए और बोली, यहाँ कुल 46 स्पेस रिंग्स हैं। भाई अर्जुन, कृपया उन्हें गिन लें। अर्जुन ने खुशी से उन्हें लिया और कहा, बहन मायरनी को भी कुछ चुनना चाहिए। मायरनी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन कुछ कहने वाला था जब उसका रंग अचानक बदल गया और उसकी सोची हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगी। मायरनी भी आश्चर्यचकित दिखी, यह नहीं जानती थी कि अर्जुन को क्या हुआ था। चारों ओर देखते हुए उसने अर्जुन की कलाई पर एक कालीची दिखाई दी और यह कालीची एक स्पिरिट सांप की तरह थी जो अर्जुन के हाथ की ओर फैल रही थी। जहां भी यह गुजरी, अर्जुन का मांस और रक्त एक खूनी गंदगी में बदल गया, उसकी सफेद हड्डियां सामने आ गईं। उसके शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों से एक सिसकने की आवाज निकल रही थी जिससे सिर सुन्न हो जाता था। एक मछली की सी दुर्गंध तुरंत हवा में भर गई। एसूरल अर्थ डेमन, मायरनी चिल्ला उठी। अर्जुन का रंग पीला पड़ गया था क्योंकि वह लगातार अपने हाथों से मुहरें बना रहा था। उसकी सोची निरंतर उमड़ रही थी और उसे उस कालीची को रोकने में बहुत प्रयास करना पड़ा। हालांकि चारों ओर देखने पर उसका दाहिना अगला हाथ भयानक रूप से क्षत विक्षत हो चुका था, जिससे रक्त टपक रहा था। जिस कालीची को रोका गया था वह एक जीवित प्राणी की तरह संघर्ष कर रही थी और छटपटाते हुए अर्जुन के कंधे की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने सिर उठाया, तमराज को घूरा और भयंकर रूप से कहा, तुमने मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत कैसे की? तमराज का भाव भी इस क्षण मंद पड़ गया था। एसूरल अर्थ डेमन नेदरवर्ल्ड सेक्ट की एक सीक्रेट टेक्निक थी। केवल हर पीढ़ी के शीर्ष और सबसे उत्कृष्ट शिष्य ही इसकी खेती कर सकते थे। इसके अलावा इसकी खेती करते समय किसी को वास्तविक नेदरवर्ल्ड पर्गटरी से जुड़ना होता था और नेदरवर्ल्ड की यिनची को अर्थ डेमन शक्ति में संघनित करना होता था। हालांकि एक बार सफलतापूर्वक खेती करने के बाद इस सीक्रेट टेक्निक की शक्ति अनंत थी और एम्परर रेल्म से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता था। तमराज ने चुपचाप एसूरल अर्थ डेमन के इस अंश को अपनी स्पेस रिंग में छिपा दिया था और अर्जुन के इसे लेने के बाद उसने अचानक इस सीक्रेट टेक्निक की शक्ति को प्रेरित किया और निश्चित रूप से अर्जुन पर इसका प्रहार हुआ। लेकिन जिस बात ने तमराज को चौंका दिया वह ये थी कि अर्जुन वास्तव में इस एसूरल अर्थ डेमन को रोकने में सक्षम था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल लग रहा था, उसके किसी भी महत्वपूर्ण अंग को चोट नहीं पहुंची थी, इसलिए उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था। एक पल के सदमे के बाद तमराज तुरंत उबर गया और उसकी आकृति ऐसी फड़फड़ाई जैसे कोई महान पेंग अपने पंख फैला रहा हो। वह एक भयंकर भाव के साथ अर्जुन की ओर झपटा, दहाड़ते हुए बोला, ये यिन केवल प्रतिशोध के लिए क्षण छीन सकता है, 10 साल बहुत देर हो जाएगी, अर्जुन मर जा। जैसे ही तमराज ने अपनी चाल चली, सौर्यनंदन और समाधिराज ने भी एक साथ हमला किया। दोनों की सोची उमड़ी और किसी सीक्रेट टेक्निक का उपयोग करते हुए वे एक में विलीन हो गए और एक प्रकाश की धारा में बदल गए जो अजय गति से अर्जुन की ओर दौड़ी। बाकी लोग भी तुरंत हरकत में आए। वे सभी चिल्लाते हुए अर्जुन की ओर दौड़े। इससे पहले उन्हें अपनी स्पेस रिंग सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए वे लंबे समय से अपना क्रोध दबा रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि अर्जुन पर तमराज ने हमला किया है और वह गंभीर रूप से घायल है, तो स्वाभाविक रूप से वे इस अवसर का लाभ उठाकर बदला लेना चाहते थे। अर्जुन भागो! मायरनी ने स्थिति बदलते हुए देखकर अर्जुन को जल्दबाजी में चिल्लाकर कहा। अर्जुन का चेहरा विकृत था। यह अज्ञात था कि यह दर्द के कारण था या किसी और कारण से। उसकी आंखों में पागलपन की एक झलक चमकी जब उसने कहा, तुम भाग नहीं सकते। वह इस नेचुरल स्पिरिट अरे को बिल्कुल भी भेद नहीं सकता था।
जब तक उसके पास शांत होने और धीरे धीरे इसका अध्ययन करने का समय नहीं होता, तब तक उसके लिए यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। अपने हाथ में मिरियड स्वॉर्ड उठाते हुए अर्जुन ने इसे माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल पर दे मारा और चिल्लाया, तुम मेरी जान लेना चाहते हो? मैं तुम सबको पहले मरने दूंगा। बूम! मिरियड स्वॉर्ड के वार के साथ ही माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल से अचानक प्रकाश का एक प्रभामंडल हिलकर बाहर निकला और एक भयानक ध्वनि तरंग दूर तक फैल गई। सबकी पलकें झपक गईं और एक ही पल में वे अपने माता पिता के लिए रोने लगे। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए ध्वनि तरंग बहुत दूर तक नहीं फैली। इसके बजाय ये सीधे फट गई। अर्जुन एक धमाके के साथ हवा में उड़ गया। हा, तुम स्वर्ग के पापों को क्षमा कर सकते हो, लेकिन तुम अपने बनाए पापों के साथ नहीं जी सकते। सूर्यनंदन ये देखकर बहुत खुश हुआ। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस बार माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल से टकराने की आवाज पहले से अलग क्यों थी। यह अर्जुन को मारने का सबसे अच्छा अवसर था। उसने अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाया, सब लोग चलो एक साथ हमला करते हैं और इस यांग उपनाम वाले को बिना दफन के मरने देते हैं। बाकी लोगों के चेहरे भी ताज़ा हो गए और वे आगे बढ़े। अर्जुन का सिर चकरा गया था और वह उत्तर और दक्षिण में भेद नहीं कर पा रहा था। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल का ये बदलाव भी उसकी उम्मीदों से परे था। उसने कभी ऐसी बात होने की उम्मीद नहीं की थी। वह नहीं जानता था कि यह आर्टिफैक्ट स्पिरिट का काम था या नहीं। लेकिन जीवन और मृत्यु के इस क्षण में माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल अचानक अपने आप थोड़ा हिल गया। इस कंपन के साथ ही शून्य अचानक ढह गया। ये नेचुरल स्पिरिट अरे जो शून्य के इतने बड़े क्षेत्र को घेरे हुए था, तुरंत ढह गया और एक पल में गायब हो गया। चारों ओर देखने पर हवा से बाहर एक घर के आकार का ब्लैक होल प्रकट हुआ। माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल प्रकाश की एक धारा में बदल गया और सीधे ब्लैक होल में घुस गया, पल भर में गायब हो गया। अगले ही पल ब्लैक होल बहुत तेजी से फैलने लगा और साथ ही ब्लैक होल से एक विशाल खिंचाव बल आया, जो सभी योद्धाओं के शरीरों को अंदर खींच रहा था। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ की जगह ढह रही है। यांग उपनाम वाले, तुम इंसान नहीं हो। सभी चिल्लाए और घबरा गए। यहाँ तक कि तमराज, जो अर्जुन को मारने के लिए दृढ़ था, का भाव भी इस क्षण बदल गया। वह अर्जुन के जीवन और मृत्यु की परवाह कैसे कर सकता था? वह घूम गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे ब्लैक होल से खिंचाव बल बहुत मजबूत था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह केवल अपनी जगह पर ही मंडरा सकता था, हिलने में असमर्थ था। जैसे जैसे ब्लैक होल तेजी से फैला, खिंचाव बल भी मजबूत और अधिक भयानक हो गया, जिससे हर योद्धा को निराशा और शक्तिहीनता महसूस हुई। अर्जुन और मायरनी, जो ब्लैक होल के सबसे करीब थे, सबसे पहले अंदर समा गए और गायब हो गए। थोड़ी देर बाद एक के बाद एक योद्धा बुरी तरह चिल्लाए और घबराहट में अजीब आसन बनाए हुए ब्लैक होल में समा गए। 10 सांसों से भी कम समय में दर्जनों योद्धाओं में से कोई भी ब्लैक होल के खिंचाव से बच नहीं सका और सभी निगल लिए गए। और ब्लैक होल अभी भी फैल रहा था। ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि एक निश्चित क्षण में ब्लैक होल अपनी सीमा तक फैल गया कि यह अचानक केंद्र की ओर सिकुड़ गया और एक पल में गायब हो गया। शून्य शांत हो गया, पीछे स्पेस फोर्स का एक समृद्ध उतार चढ़ाव छोड़ गया। ये दर्शाता है कि यहाँ कोई बदलाव हुआ था। एक तरह के बेहोशी में अर्जुन जागा और पहली बात जो उसने सुनी वह मायरनी का बुलावा था। उसकी बाह में दर्द अभी भी असहनीय था। यह एक ऐसा दर्द था जिसने उसकी आत्मा को छुआ, जैसे उसकी आत्मा फटने वाली हो। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन क्योंकि उसे माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल की ध्वनि तरंगों ने बहुत नजदीकी से विस्फोट किया था, उसका दिमाग हिल गया था और वह अपने आसपास की स्थिति की जांच करने के मूड में नहीं था। उसने केवल एक ब्लैक होल का निर्माण देखा और महसूस किया कि एक विशाल खिंचाव बल उसे अंदर खींच रहा है। फिर वह यहाँ पहुंचा। अगर सोल वार्मिंग लोटस जैसा कोई सर्वोच्च खजाना नहीं होता, तो वह झटका ही उसकी आत्मा को तोड़ देने के लिए पर्याप्त होता। जैसे जैसे उसके कानों में चीखें साफ होती गईं, अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और आखिरकार अपनी कुछ भावना वापस पाई। उसने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
इस जगह पर कोई रोशनी नहीं थी, केवल अराजकता और शून्यता थी। एक परिचित भावना अचानक उसके दिल में ठहर गई, एक वॉइड कॉरिडोर। अर्जुन की आंखें चमक उठी जब उसने आश्चर्य से कहा, ये स्पष्ट रूप से शून्य की दरारों के बीच की परत थी, शून्य में एक गलियारा। वॉइड कॉरिडोर्स इस दुनिया में हर जगह मौजूद थे, लेकिन अगर कोई डाओ ऑफ स्पेस को नहीं समझता था तो वे उनका पता नहीं लगा पाएंगे और उन्हें यहाँ प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलेगा। पिछली घटना को याद करते हुए अर्जुन तुरंत समझ गया कि वह इस वॉइड कॉरिडोर में क्यों आया था। यह माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के अचानक विस्फोट के कारण था, जिसने महान शक्ति के साथ शून्य को चकनाचूर कर दिया था। ब्लैक होल सबसे स्पष्ट संकेत था। अपने शरीर में विभिन्न असुविधाओं और दर्द को दबाते हुए अर्जुन ने तेजी से अपनी डिवाइन सेंस जारी की और मायरनी को अपने से थोड़ी दूरी पर पाया। इस समय मायरनी की स्थिति चिंताजनक थी, क्योंकि वह एक वॉइड करंट से उलझ गई थी और अंदर फंस गई थी, हिलने में असमर्थ थी। इस वॉइड कॉरिडोर में हर जगह खतरे थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये वॉइड करंट था। ये वॉइड करंट एक नदी के समान थी और अदृश्य थी, लेकिन यह अराजक स्पेस फोर्स से बनी थी। एक बार जब कोई व्यक्ति इसमें गिर जाता था तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था और वह केवल इस वॉइड करंट द्वारा निगल लिए जाने का इंतजार कर सकता था। यहाँ तक कि अर्जुन को भी इस वॉइड कॉरिडोर में चलते समय इन वॉइड करंट से सावधान रहना पड़ता था। हालांकि मायरनी की खेती उच्च थी, वह डाओ ऑफ स्पेस को नहीं समझती थी, इसलिए वॉइड करंट में गिरने के बाद वह असहाय थी और केवल मौत का इंतजार कर सकती थी। अर्जुन तेजी से उसके पास आया और चिल्लाया, मायरनी बहन। मायरनी थोड़ी चौंक गई और तुरंत धीमी आवाज में चिल्लाई, अर्जुन। हाँ, मैं हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। मैं एक अजीब शक्ति से उलझ गई हूँ और दूर नहीं जा सकती। पास मत आना। उसे डर था कि अर्जुन भी उसके नक्शे कदम पर चलेगा, इसलिए उसने उसे तुरंत याद दिलाया। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, यह एक वॉइड करंट है। मैं तुम्हें अभी बचाता हूँ। मायरनी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने कोशिश की है। मैं जितनी कोशिश करती हूँ उतनी ही गहरी डूबती हूँ। यह एक दलदल की तरह है। यदि तुम मदद करना जारी रखोगे तो ये केवल उल्टा पड़ेगा। यदि तुम्हें भविष्य में इस जगह को छोड़ने का मौका मिले तो पूर्वी क्षेत्र में हेवनली वुल्फ वैली जाना और उन्हें बताना कि मैं, मायरनी, यहाँ मर गई हूँ। उसे लगा कि उसके जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और उसे अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी करनी पड़ी। अर्जुन चुप रहा, नीचे बैठ गया और चुपचाप उसे महसूस किया। मायरनी थोड़ी देर तक बोलती रही, लेकिन ये देखकर कि अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने उदासी से कहा, ठीक है, मेरी स्पेस रिंग ले लो और इसे मेरे हेवनली वुल्फ वैली के लोगों को दे दो। ऐसा कहते हुए वह अपनी स्पेस रिंग उतारने वाली थी। अर्जुन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसकी स्थिति पर थपथपाया। स्पेस फोर्स तुरंत उतार चढ़ाव में आया, एक अदृश्य बल में बदल गया जिसने वॉइड करंट की गति को प्रभावित किया। थोड़ी देर बाद उमड़ती हुई वॉइड करंट को सीधे चिकना कर दिया गया और अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और मायरनी को बाहर खींच लिया। यह कैसे? मायरनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी आसानी से बच गई है और वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। लेकिन जल्द ही उसने प्रतिक्रिया दी और अनैच्छिक रूप से चिल्लाई, क्या तुम डाओ ऑफ स्पेस में निपुण हो? अर्जुन ने सार्थक रूप से मुस्कुराया और कहा, मैं एक या दो चीज जानता हूँ। मायरनी हैरान थी, क्या तुम मास्टर अंकल रमेश के शिष्य हो? फिर से अंकल रमेश। अर्जुन ने ये नाम एक से अधिक बार सुना था और पहले से ही जानता था कि वह स्टार बाउंड्री में एक प्रसिद्ध मास्टर था। वह एक शक्तिशाली थर्ड ऑर्डर एम्परर रेल्म मास्टर था और डाओ ऑफ स्पेस में निपुण था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह व्यक्ति 10 महान सम्राटों के नीचे सबसे मजबूत मास्टर था। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने उनके बारे में बहुत पहले सुना है, लेकिन मुझे उनसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला। वह इस विषय पर बात करना जारी नहीं रखने वाला था और कहा, मैं तुम्हें पहले एक सुरक्षित जगह पर ले जाता हूँ। मुझे अभी भी ठीक होने की जरूरत है। ये सुनकर मायरनी को याद आया कि उस पर पहले तमराज ने हमला किया था और उसने जल्दबाजी में कहा, वह असुर अर्थ डेमन नेदरवर्ल्ड सेक्ट की एक सीक्रेट टेक्निक है। इसकी संक्षारक शक्ति बहुत मजबूत है।
एम्परर रेल्म के नीचे जो कोई भी इससे प्रभावित होता है वह बिना किसी संदेह के मर जाएगा। तुम ठीक कैसे हो? अर्जुन हंसा और कहा, मैं बस भाग्यशाली था, या उस छोटे लड़के तमराज की खेती काफी अच्छी नहीं है। यह असुर अर्थ डेमन वास्तव में भयानक था। अर्जुन का अनुमान था कि अगर यह कोई और डाओसोस रेल्म योद्धा होता तो वे इससे बच नहीं पाते, लेकिन उसकी ताकत एक साधारण डाओसोस रेल्म योद्धा की बिल्कुल भी तुलनीय नहीं थी। चाहे वह उसके शरीर, सोची या स्पिरिचुअल एनर्जी की गुणवत्ता हो, वे डाओसोस रेल्म योद्धा के स्तर से बहुत दूर थी, इसलिए वह इस असुर अर्थ डेमन को दबाने में सक्षम था। फिर भी उसकी आधी बांह पहचान से परे खराब हो गई थी। मायरनी के साथ वॉइड कॉरिडोर से गुजरने के बाद अर्जुन अचानक रुक गया। मायरनी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने उसे जल्दबाजी में परेशान करने की हिम्मत नहीं की और बस चुपचाप बगल में खड़ी रही। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने कहा, ये यहाँ सुरक्षित है। यहाँ की जगह अपेक्षाकृत स्थिर है। मायरनी बहन, कृपया यहाँ थोड़ी देर आराम करें। मुझे अपने घावों को ठीक करने की जरूरत है। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। मुझे बाहर भेज दो। मायरनी चकित थी, लेकिन जब उसे याद आया कि अर्जुन ने उसे कितनी आसानी से बचाया था तो उसे तुरंत उस पर विश्वास हो गया और उसने सिर हिलाया। अच्छा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अपने घावों को ठीक करना अधिक महत्वपूर्ण है। असुर अर्थ डेमन की संक्षारक शक्ति बहुत मजबूत है। तुम जितना देर करोगे उतना ही अधिक परेशानी होगी। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी स्पेस फोर्स को प्रसारित किया और उसके चारों ओर कुछ बार लहराया और फिर कहा, मैंने यहाँ एक स्पेस इम्प्रिंट छोड़ दिया है। अगर कुछ भी होता है तो मैं तुरंत इसका पता लगा लूंगा और तुरंत आ जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद वह मुड़ गया और उड़ गया। अर्जुन के जाने के बाद मायरनी धीरे धीरे पालथी मारकर बैठ गई और अपने आसपास की स्थिति की जांच करने के लिए अपनी डिवाइन सेंस को जारी किया। उसने पाया कि जैसा कि अर्जुन ने कहा था, यहाँ की जगह अपेक्षाकृत स्थिर थी। बिना उस अजीब शक्ति के जो उसे पहले मिली थी, उसने हिलने की हिम्मत नहीं की और केवल यहीं इंतजार कर सकती थी। थोड़ी दूरी पर अर्जुन भी पालथी मारकर बैठ गया, अपनी स्पेस रिंग से बड़ी संख्या में उपचार की गोलियां निकाली और उन्हें ऐसे अपने मुंह में भर लिया जैसे वह सिम खा रहा हो। उसके वर्तमान घाव बहुत गंभीर नहीं थे और माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के कारण हुए घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। केवल परेशान करने वाली चीज असुर अर्थ फींग थी। ये चीज एक टासल बोन में एक कीड़े की तरह थी जो उसकी बांह से कसकर लिपटी हुई थी। अर्जुन को अर्थ डेमन की शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए अपनी सोचची को प्रसारित करना पड़ा। सौभाग्य से उसकी सोचची जोरदार और शुद्ध थी। भले ही यह सीक्रेट टेक्निक बहुत शक्तिशाली थी, यह उसे बाहर निकालने से नहीं रोक सकती थी। समय थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। अर्जुन ने असुर अर्थ डेमन की शक्ति को थोड़ा थोड़ा करके अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। उसका भाव सूक्ष्म और उसकी चाल व्यवस्थित थी। लगभग 5 या 6 दिनों के बाद उसने आखिरकार राहत की एक भारी सांस ली। असुर अर्थली डेमन पूरी तरह से गायब हो गया था। केवल उसकी बांह पर संक्षारक घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। हालांकि उसकी मजबूत काया और ठीक होने की क्षमता के साथ वह ठीक होने में सक्षम था। हालांकि उसकी मजबूत काया के साथ इस तरह का घाव वास्तव में कुछ भी नहीं था। 5 या 6 दिनों की वसूली के बाद माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के कारण हुए घाव भी ठीक हो गए थे। अर्जुन ने अपनी बांह घुमाई, धीरे धीरे खड़ा हुआ और मायरनी की जगह की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन मायरनी के पास आया और पाया कि वह अभी भी उसी जगह पर पालथी मारकर बैठी थी। स्पेस सील जो उसने पहले स्थापित की थी वह भी छूने के कोई संकेत नहीं दिखाती थी। ये दर्शाता है कि यह जगह पिछले कुछ दिनों से शांत थी और शून्य की शक्ति से प्रभावित नहीं हुई थी। अर्जुन के आने का अनुभव करते हुए, मायरनी, क्या अर्जुन भाई ठीक हैं? कोई समस्या नहीं है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह अच्छा है। मायरनी ने भी राहत की सांस ली। एक ठहराव के बाद उसने कहा, क्या हम अब बाहर जा सकते हैं? अर्जुन ने कहा, बेशक, आओ, मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। तुम अभी भी रहना चाहते हो?
अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया और आत्मविश्वास से कहा, मैं इस जगह से बहुत परिचित हूँ। कोई खतरा नहीं होगा। मैं माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल को खोजना चाहता हूँ। ये भी इस वॉइड कॉरिडोर में घुस गया और मुझे नहीं पता कि अब ये कहाँ है। तो ऐसी बात है। मायरनी जानती थी कि वह उसे बहुत ज्यादा नहीं मना सकती। आखिरकार वह अर्जुन से बहुत परिचित नहीं थी। तब मुझे आशा है कि अर्जुन भाई की इच्छा जल्द ही पूरी होगी। मैं तुम्हारे शुभ शब्दों पर भरोसा करूंगा, अर्जुन मुस्कुराया। ठीक है। मायरनी को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, तुमने पहले कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। उसके द्वारा याद दिलाने के बाद अर्जुन को भी कुछ याद आया और उसने अपने सिर पर थपथपाया। यह इस तरह है, मेरा एक दोस्त है। 1 साल से ज्यादा पहले वह उत्तरी क्षेत्र से तुम्हारे हेवनली वुल्फ वैली के लिए रवाना हुआ था। अर्जुन भाई का दोस्त, क्या वह मेरे हेवनली वुल्फ वैली में शामिल होना चाहता है? लेकिन वह उत्तरी क्षेत्र से क्यों रवाना हुआ? मायरनी हैरान थी। यदि वह उत्तरी क्षेत्र का एक योद्धा होता तो उसे पहले उत्तरी क्षेत्र में एक सेक्ट चुनना चाहिए था। उसके लिए पूर्वी क्षेत्र की यात्रा करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार दोनों बड़े क्षेत्रों के बीच की दूरी बहुत दूर थी। यदि उसने एक स्पेस अरे का उपयोग नहीं किया जो क्षेत्र को पार कर सकता था, तो वह कई वर्षों में वहां नहीं पहुंच पाता। ये थोड़ा जटिल है, चलो चलते हुए इसके बारे में बात करते हैं। अर्जुन ने कहा, जैसे उसने मायरनी को स्पेस में कमजोर बिंदु खोजने के लिए लिया जबकि वह उसे समझा रहा था। जिस दोस्त की वह बात कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से विमला थी। जब उसने ब्रह्मा होली लैंड के होली सोन सौर्यनंदन से हेवनली वुल्फ वैली का जिक्र सुना तो अर्जुन को लगा कि उसने पहले इस सेक्ट के बारे में सुना है, लेकिन उसे याद नहीं आया कि कब। बाद में उसके दिमाग में एक विचार आया और उसे अचानक याद आया। विमला ने पहले उसके सामने हेवनली वुल्फ वैली का जिक्र किया था, क्योंकि विमला का मृत पति पूर्वी क्षेत्र में हेवनली वुल्फ वैली का शिष्य था। दोनों मिले और सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड में प्यार हो गया और बाद में पति और पत्नी बन गए, लेकिन उसका पति दुर्भाग्य से उसे बचाने की प्रक्रिया में मारा गया था। विमला आज तक उसकी यादों को संजोती है। उस समय हाई ग्रेड स्पिरिट प्योरीफाइंग अरे जो उसने अर्जुन को उधार दिया था, उसके पति ने एक उच्च कीमत पर खरीदा था और यह उसकी लालसा का भी उद्देश्य था। इसके कारण स्पिरिट प्योरीफाइंग अरे के क्षतिग्रस्त होने के बाद अर्जुन ने निर्माणेश से इसकी मरम्मत करने के लिए कहा, जिससे बाद की सभी घटनाएं हुईं। जब विमला सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड से बाहर आई तो वह अपने पति की राख भी बाहर लाए। पिछली बार जब वे उत्तरी क्षेत्र में अलग हुए थे तो विमला ने कहा था कि वह अपने पति की राख को हेवनली वुल्फ वैली भेजना चाहती है ताकि वह शांति से आराम कर सके। विमला और उसके पति के बारे में मायरनी को संक्षेप में बताने के बाद मायरनी ने भी आह भरी और कहा, वह विमला बहन जरूर एक प्यारी औरत होनी चाहिए। अगर वह प्यारी नहीं होती तो वह अपने पति की राख को सेक्ट में वापस भेजने के लिए उत्तरी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र तक जाने के लिए तैयार क्यों होती? किसी को पता होना चाहिए कि यात्रा न केवल लंबी थी बल्कि खतरों से भी भरी थी। थोड़ी सी लापरवाही से मौत हो सकती थी। विमला बड़ी बहन बहुत अच्छी इंसान थी, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। उसके पति का नाम क्या था? अगर वह वास्तव में हेवनली वुल्फ वैली का शिष्य था तो शायद मैंने उसके बारे में सुना होगा, मायरनी ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। विमला बड़ी बहन ने इसका जिक्र नहीं किया। कोई बात नहीं, जब समय आएगा अगर हम विमला बड़ी बहन को देख सकते हैं तो हम बस उससे पूछ सकते हैं। मायरनी ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन ने कहा, विमला बड़ी बहन अपने पति के प्रति आसक्त थी। मुझे लगता है कि भले ही उसने उसकी राख वापस भेज दी हो, वह शायद उसके बगल से नहीं जाना चाहती होगी। ये सिर्फ इतना है कि विमला बड़ी बहन हेवनली वुल्फ वैली की शिष्या नहीं है, इसलिए हेवनली वुल्फ वैली उसे लंबे समय तक नहीं रहने दे सकता है। यह अर्जुन मायरनी बहन से पूछना चाहता है, अगर तुम भविष्य में विमला बड़ी बहन को देख सकती हो तो कृपया उसकी देखभाल करो। अगर वह हेवनली वुल्फ वैली में शामिल हो सकती है और शिष्या बन सकती है तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर नहीं तो कृपया विमला बड़ी बहन को समय समय पर अपने पति के लिए शोक करने दे ताकि उसकी प्रेम की बीमारी दूर हो सके।
चूंकि यह अर्जुन भाई का अनुरोध है तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। मायरनी भी एक सीधी सादी इंसान थी और तुरंत सहमत हो गई। अर्जुन खुश था मायरनी बहन के शब्दों से, मैं आराम कर सकता हूँ। मायरनी हेवनली वुल्फ वैली की ग्रेट सीनियर सिस्टर थी। उसकी स्थिति निश्चित रूप से एक साधारण शिष्य के तुलनीय नहीं थी। चूंकि वह सहमत हो गई थी, वह निश्चित रूप से ऐसा करेगी। हालांकि इस महिला का रूप और काया सामान्य थी, उसमें एक वीर भावना थी जो पुरुषों से कम नहीं थी। अब विमला बड़ी बहन की खेती क्या है? थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म। हालांकि उसकी ताकत शीर्ष पर नहीं है, ये निश्चित रूप से खराब नहीं है। अर्जुन ने एक प्रासंगिक मूल्यांकन दिया। थर्ड ऑर्डर डाउसोस रेल्म। ये सुनकर मायरनी की आंखें चमक उठीं। उसने अपने हाथों को ताली बजाए और कहा, तब उसे हमारे हेवनली वुल्फ वैली में शामिल होने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अगर वह अज्ञात मूल की होती तो उसे मूल्यांकन करने की जरूरत हो सकती थी, लेकिन चूंकि वह अर्जुन द्वारा उल्लिखित है तो उसे मूल्यांकन से छूट दी जा सकती है। मैं वापस जाकर मास्टर को बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि विमला के साथ उसकी बहुत दोस्ती नहीं थी, वे सॉलिटरी वॉइड सील्ड वर्ल्ड से एक साथ बाहर आए थे। उसकी खेती के साथ उसे आइस हार्ट वैली में शामिल होने में कोई समस्या नहीं होती, और हिमवर्षा भी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह प्यार से परेशान थी और हेवनली वुल्फ वैली जाना चाहती थी, इसलिए हर कोई उसे जाने दे सकता था। अगर वह भविष्य में हेवनली वुल्फ वैली में शामिल हो सकती है तो यह उसके लिए एक अच्छी जगह होगी। इस तरह न केवल उसके पास भरोसा करने के लिए एक सेक्ट होगा, बल्कि वह दिन रात अपने पति के साथ भी रह सकती थी। अर्जुन का मानना था कि विमला मना नहीं करेगी। जब दोनों बात कर रहे थे तो अर्जुन अचानक अपने रास्ते में रुक गया और मायरनी भी रुक गई। अर्जुन ने आसपास की जांच करने के लिए अपनी डिवाइन सेंस जारी की और कहा, ये वह जगह है। मैं बाद में स्पेस को फाड़ दूंगा। मायरनी बहन, तुम आश्वस्त हो सकती हो कि कोई खतरा नहीं होगा। अच्छा। मायरनी ने सिर हिलाया और अपने हाथों को जोड़ा। अर्जुन भाई, तुम्हें भी सावधान रहना होगा। अगर भविष्य में कोई मौका मिले तो तुम्हें मेरे हेवनली वुल्फ वैली में एक अतिथि के रूप में आना होगा। बेशक बेशक, अर्जुन ने जवाब दिया। ऐसा कहने के बाद उसका भाव गंभीर हो गया जब उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने सामने शून्य में डाल दिया। स्पेस फोर्स उमड़ी और लॉज ऑफ स्पेस में उतार चढ़ाव आया, जिससे वॉइड कॉरिडोर विकृत हो गया और अस्थिर हो गया। मायरनी का भाव थोड़ा बदल गया जब उसने अपनी सांस रोक ली, कम से कम उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। खोलो, अर्जुन चिल्लाया जब उसके हाथ अचानक किनारों पर चले गए। मायरनी की हैरान आंखों के नीचे उनके सामने का शून्य एक रेशम के टुकड़े की तरह फट गया और उसमें एक पल में एक दरार दिखाई दी। और जैसे ही अर्जुन चला, ये दरार बड़ी और बड़ी हो गई। मायरनी की आंखें आश्चर्य में कांप गईं जब उसने देखा। केवल हाथों से स्पेस को फाड़ना कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने केवल सुना था और अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। लेकिन अब ये दृश्य स्पष्ट रूप से उसकी आंखों के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिसने उसे चौंका दिया। शून्य दरार से मायरनी ने स्पष्ट रूप से शैटर्ड स्टासी के जीर्ण शीर्ण दृश्यों को देखा और तुरंत समझ गई कि वे इस दरार के माध्यम से शैटर्ड स्टासी में वापस आ सकते हैं। चलो चलें, अर्जुन ने धीमी आवाज में चिल्लाया। मायरनी ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। उसकी आकृति फड़फड़ाई जब वह दरार की ओर दौड़ी। पल भर में वह दूसरी तरफ पहुंच गई थी। जब वह मुड़ी तो दरार पहले ही तेजी से बंद हो गई थी। अर्जुन वॉइड कॉरिडोर में खड़ा था और मुस्कुराते हुए उसे लहरा रहा था। अर्जुन भाई, अपना ध्यान रखना, मायरनी चिल्लाई, लेकिन दरार पहले ही बंद हो गई थी। वह नहीं जानती थी कि अर्जुन ने उसे सुना था या नहीं। थोड़ी देर तक अपनी जगह पर खड़ी रहने के बाद मायरनी ने आह भरी और शैटर्ड स्टासी की गहराई की ओर उड़ने के लिए एक दिशा की तलाश की। हालांकि अर्जुन के साथ उसका संपर्क छोटा था, यह ऐसा था जैसे उसके सामने एक नया दरवाजा खुल गया था, जिससे उसे ये देखने को मिला कि एक डाउसोस रेल्म योद्धा कितना शक्तिशाली हो सकता है। उसी क्षेत्र के एक योद्धा के सामने शीर्ष सेक्ट्स के कुलीन शिष्य चींटियों की तरह नगण्य थे, जिन्हें एक हाथ के वार से मारा जा सकता था।
वह जानती थी कि वह इस हद तक खेती नहीं कर सकती। अगर वह मजबूत होना चाहती थी तो वह केवल एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर सकती थी। उसके दिल की गहराई से एक तत्काल विचार उभरा। वह जितनी जल्दी हो सके ब्रेक थ्रू करना चाहती थी और अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहती थी। वॉइड कॉरिडोर के अंदर अर्जुन तेजी से इससे गुजर गया जैसे वह समतल जमीन पर चल रहा हो। सर्वव्यापी वॉइड टर्ब्यूलेंस और अनियमित वॉइड क्रैक्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। ये जगह दूसरों के लिए खतरनाक हो सकती है, लेकिन अर्जुन के लिए यह उसके अपने पीछे के बगीचे जैसा था। जब वह डाओ ऑफ स्पेस की खेती कर रहा था तो वह अनगिनत बार इस जगह में घुस गया था, स्पेस के रहस्यों को समझ रहा था और स्पेस फोर्स के चमत्कारों का अनुभव कर रहा था। उसे इस जगह की विशेषताओं की स्पष्ट समझ थी। मायरनी से अलग होने के 1 घंटे से भी कम समय के बाद अर्जुन को अचानक अपने हाथ के पीछे एक हल्की जलती हुई संवेदना महसूस हुई, जो स्टार सील्स के बीच की प्रतिक्रिया थी। उसका भाव बदल गया और वह तुरंत एक निश्चित दिशा में दौड़ा। उसकी वर्तमान स्टार सील एक 6 नुकीली स्टार सील थी, जो एक अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय अस्तित्व था, इसलिए वह लंबी दूरी से अधिकांश योद्धाओं के स्थान को महसूस कर सकता था। थोड़ी देर बाद वह उस जगह पर पहुंचा, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो जो दृश्य उसने देखा उसने उसे भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि उसके सामने का दृश्य खूनी था, जिसमें अनगिनत कटे हुए अंग और कीमा बनाया हुआ मांस वॉइड अंडरकरंट में लगातार तैर रहे थे। दृष्टि में एक भी जीवित व्यक्ति नहीं था उस जगह पर, हालांकि 7 या 8 मालिकहीन स्टार सील्स चुपचाप तैर रहे थे। 7 या 8 स्टार सील्स का मतलब था कि 7 या 8 लोग यहां मर चुके थे। वे दूसरों द्वारा नहीं मारे गए थे, बल्कि वॉइड कॉरिडोर में गिर गए थे और वॉइड अंडरकरंट द्वारा निगल लिए गए थे, या यहाँ वॉइड क्रैक्स द्वारा मारे गए थे। जब अर्जुन चला तो मालिकहीन स्टार सील्स कुछ द्वारा आकर्षित होते हुए दिखाई दिए और उसके हाथ के पीछे उड़ गए, तारों के धब्बों में बदल गए जो उसके हाथ के पीछे मुद्रित थे, जिससे उसकी 6 नुकीली स्टार सील और भी अधिक उज्ज्वल और गर्म हो गई। वह थोड़ा चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सका। इससे पहले हर कोई ढह चुके स्पेस द्वारा निगल लिया गया था और उनका भविष्य अनिश्चित था। वह दूसरों के जीवन या मृत्यु के बारे में चिंतित नहीं था। एकमात्र व्यक्ति जिसकी उसे चिंता थी वह तमराज था। इस आदमी को उसे खोजने से पहले मरना नहीं चाहिए। अगर वह मर गया तो अर्जुन के पास उससे जानकारी पूछने का कोई तरीका नहीं होगा। आगे से अभी भी कुछ अस्पष्ट प्रतिक्रियाएं आ रही थीं। अर्जुन लंबे समय तक नहीं रुका और अपना रास्ता जारी रखा। जितना वह आगे बढ़ा उतना ही अधिक योद्धाओं के शव और पीछे छोड़े गए स्टार सील्स अर्जुन को मिले। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। रास्ते में उसने पहले ही 20 से अधिक स्टार सील्स एकत्र कर लिए थे। दूसरे शब्दों में, यहाँ निगले गए 40 से अधिक डाउसोस रेल्म योद्धाओं में से उनमें से आधे मर चुके थे। और उसने रास्ते में जो देखा उससे वे सभी एक साथ होने चाहिए, शायद बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से वे डाओ ऑफ स्पेस को नहीं समझते थे और स्पेस की बाधा को तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वे बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सके। इस स्थिति के अनुसार ये समूह जल्द या बाद में मर जाएगा। अचानक अर्जुन ने एक बेहोशी की चीख सुनी। उसकी आंखें चमक उठीं जब वह तेजी से आवाज के स्रोत की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद वह एक उमड़ते हुए वॉइड अंडरकरंट के सामने पहुंचा। अर्जुन के आगमन को महसूस करते हुए उस व्यक्ति ने जल्दबाजी में अर्जुन की दिशा में चिल्लाया, दोस्त, मुझे बचाओ, मुझे पीछे मत छोड़ो, मुझे बचाओ। अर्जुन उदासीन था। तमराज कहाँ है? अर्जुन ने अचानक पूछा। जब उस आदमी ने अर्जुन की आवाज सुनी तो वह एक पल के लिए चौंक गया। इससे पहले कि धीमी आवाज में चिल्लाया, अर्जुन। उसने स्पष्ट रूप से अर्जुन की आवाज को पहचाना। तमराज कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। उस आदमी ने कड़वाहट से मुस्कुराया, अर्जुन भाई, मुझे पहले बचाओ, बाकी सब पर चर्चा की जा सकती है। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। सौर्यनंदन तुम्हें नहीं बचाएगा, मैं क्यों बचाऊं? यह आदमी ब्रह्मा होली लैंड का समाधिराज था। वह और सौर्यनंदन दोनों ब्रह्मा होली लैंड के होली सन्स थे, इसलिए उनकी ताकत असाधारण थी। हालांकि वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी एक डाउसोस रेल्म योद्धा था।
वॉइड अंडरकरंट में गिरते हुए वह केवल मौत का इंतजार कर सकता था। जितना उसने संघर्ष किया उतनी ही तेजी से वह मर जाएगा। हालांकि यहाँ सौर्यनंदन का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सौर्यनंदन ने उसे छोड़ दिया था। सौर्यनंदन, अर्जुन को इस नाम का जिक्र करते हुए सुनकर समाधिराज छू गया। उसने अपने दांत पीसे और दहाड़कर कहा, मेरे सामने उस नीच खलनायक का नाम मत लो। मैं उसे जल्द या बाद में मार दूंगा। अर्जुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि इन दोनों होली सन्स के बीच क्या हुआ था, लेकिन समाधिराज वास्तव में सौर्यनंदन से घृणा करता था। अर्जुन ने इसके तह तक जाने की जहमत नहीं उठाई और बस हंसा, जब तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिले तब तक इंतजार करो। ये सुनकर समाधिराज की गति सबसे नीचे गिर गई जब वह रोया और भीख मांगी, अर्जुन भाई कृपया उदार बनो और मेरी परवाह मत करो। मुझे यहाँ से बचाओ। मैं, समाधिराज, निश्चित रूप से तुम्हारी दया का बदला चुकाऊंगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि तमराज कहाँ गया। अर्जुन ने उसे उदासीनता से देखा। समाधिराज ने कहा, अगर मैंने तुम्हें बताया तो क्या तुम मुझे बचाओगे? अर्जुन ने पलटकर पूछा, तुम क्या सोचते हो? समाधिराज गुस्से में था और कहा, फिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास इस समय गुस्सा होने की पूंजी नहीं है, इसलिए उसने जल्दबाजी में कहा, अर्जुन भाई, गुस्सा मत हो, समाधिराज ने गलत बोला। अर्जुन ने नाक चढ़ाई, मेरा दिल तुम्हें बचाने का नहीं है और मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तुम जो कुछ भी कहोगे वह बेकार है। समाधिराज घबरा गया और उसका दिल गुस्से से भर गया, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसके मुंह में कड़वाहट एक सोने का धागा खाने जैसी थी। हालांकि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, मैं तुम्हारा बदला ले सकता हूं। अर्जुन ने हंसा, सौर्यनंदन और तमराज एक साथ हैं, है ना? मुझे बताओ कि वे कहाँ गए और मैं तुम्हें सौर्यनंदन को मारने में मदद करूंगा। सौर्यनंदन को मारो। समाधिराज चकित था और अचानक हंसी में फूटने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसकी हंसी पागलपन से भरी थी। अर्जुन ने उसे जल्दबाजी नहीं की और बस बगल में खड़ा रहा और उसे ठंडा देखा। थोड़ी देर बाद समाधिराज की हंसी फीकी पड़ गई और उसने एक भयंकर भाव के साथ कहा, अगर तुम सौर्यनंदन को खोज सकते हो तो उसे मेरे लिए टुकड़े टुकड़े कर दो। यह आसान है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि इन दोनों होली सन्स के बीच कुछ अज्ञात शिकायतें होनी चाहिए, अन्यथा समाधिराज सौर्यनंदन के प्रति इतना शत्रुतापूर्ण नहीं होता। वे उस रास्ते गए। समाधिराज ने लापरवाही से एक दिशा में इशारा किया। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और सिर हिलाया। उसका हाथ थोड़ा हिल गया क्योंकि एक मून ब्लेड ने समाधिराज की ओर वार किया। समाधिराज चौंक गया। हालांकि उसने अपनी ओर आने वाले ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। वह अब वॉइड अंडरकरंट में फंस गया था और अगर वह चाहता तो भी चकमा नहीं दे सकता था, इसलिए वह केवल डर में पूछ सकता था, तुम क्या कर रहे हो? एक हल्की सरसराहट के साथ समाधिराज ने अपनी बाह में थोड़ा दर्द महसूस किया। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी स्टासील ले लूंगा, इसे तुम दोनों के मुझ पर हमला करने के लिए एक साथ आने के बदले में ब्याज मानो। बाकी के लिए तुम अपने भाग्य पर भरोसा कर सकते हो। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और समाधिराज की कटी हुई बांह पर स्टासील एकत्र किया, इससे पहले कि वह मुड़ गया और उस दिशा में दौड़ पड़ा जो समाधिराज ने पहले इंगित की थी। अकेला अकेला। समाधिराज ने अपने दूसरे हाथ से अपने घाव को ढंक लिया और एक भयंकर भाव के साथ दहाड़कर कहा। हालांकि अर्जुन लंबे समय से गायब हो गया था। लगभग आधे दिन बाद अर्जुन ने आखिरकार दूसरों के स्थान को महसूस किया, लेकिन उनमें से अधिकांश मर चुके थे, या तो वॉइड अंडरकरंट द्वारा निगल लिए गए थे या वॉइड क्रैक्स द्वारा गला घोंट दिए गए थे। उनके शव टुकड़ों में थे, केवल उनके स्टासील्स अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए बचे थे। एक और दिन बाद अर्जुन ने 40 से अधिक लोगों के स्टासील्स में से अधिकांश को एकत्र कर लिया था। 30 से अधिक स्टासील्स को निगलने के बाद उसके हाथ के पीछे की 6 नुकीली स्टासील आखिरकार बदल गई, एक साथ नुकीली स्टासील में बदल गई, जिससे वह और अधिक दूरी को महसूस करने में सक्षम हो गया। यह अफवाह थी कि अगर एक स्टासील को उच्चतम स्तर 1 9 नुकीली स्टासील तक अपग्रेड किया जा सकता है
तो कोई भी हेवन डिवॉरिंग ग्रेट एम्परर के महान सम्राटों की विरासत को खोज सकता है। ये सच था या नहीं, अर्जुन को तथाकथित विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने इस पर जोर नहीं दिया। एक निश्चित क्षण में अर्जुन ने अचानक अपने सामने कई स्टारसील्स के उतार चढ़ाव को महसूस किया। थोड़ी गणना के बाद अर्जुन को पता चला कि इन स्टारसील्स के मालिक अंतिम जीवित बचे लोग थे, और तमराज उनके बीच होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में, हालांकि अर्जुन को अन्य 2 नेदरवर्ल्ड सेक्ट शिष्यों के शव मिले, उसने तमराज को नहीं देखा। वह आदमी वास्तव में भाग्यशाली था। वह वास्तव में वॉइड कॉरिडोर के अंत तक जीवित रहने में कामयाब रहा। उसने ये कैसे किया? बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन की आकृति फड़फड़ाई जब वह आगे बढ़ा। एक अगरबत्ती के लायक समय के बाद वह उस जगह पर पहुंचा जहां ये लोग थे। अपनी डिवाइन सेंस से झांकते हुए अर्जुन ने पाया कि केवल 4 लोग बचे थे। तमराज और सौर्यनंदन उनके बीच थे और शेष 2 शीर्ष डाओसोस रेल्म मास्टर्स लगते थे, लेकिन अर्जुन उनसे परिचित नहीं था। इसके अलावा न केवल वे चारों यहाँ थे, बल्कि माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल भी, जो शून्य में गायब हो गई थी, वह भी यहाँ थी। अनटेंटेड लैंड से यह अनूठा खजाना एक सम्राट के जन्म के लिए जिम्मेदार था और सम्राटों के बीच युद्ध का गवाह था। हजारों वर्षों तक शांत रहने के बाद यह अब वॉइड कॉरिडोर के एक कोने में चुपचाप पड़ा था। इसकी चमक रुकी हुई थी और इसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं थी। यह एक पुरानी वस्तु की तरह था जो चुपचाप अपने अगले मालिक के आने का इंतजार कर रही थी। तुम मरे नहीं। तमराज ने अपना सिर घुमाया और अर्जुन को आश्चर्य से देखा जब वह यहाँ पहुंचा। अर्जुन डाओ ऑफ स्पेस में निपुण था, जिसे तमराज जानता था। जब दोनों स्टारलाइट कॉरिडोर में लड़े थे, तो अर्जुन ने स्पेस डिवाइन टेक्निक का उपयोग करके स्टारलाइट कॉरिडोर को चकनाचूर कर दिया था। तमराज चकित था क्योंकि अर्जुन ने स्पष्ट रूप से माउंटेन्स एंड रिवर्स बेल के झटके को इतनी नजदीकी दूरी पर झेला था और उसके असुर अर्थ डेमन द्वारा मारा गया था, फिर भी वह जीवित रह सका। और अब ऐसा लग रहा था कि वह न केवल जीवित रहा, बल्कि वह जीवित और कूद रहा था। अर्जुन ने अपने होंठ घुमाए और कहा, तुम भी नहीं मरे। तमराज भाई इतना हैरान क्यों हैं? तमराज की आंखें चमक उठी जब उसने सिर हिलाया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम नहीं मरे। वास्तव में अर्जुन के लिए उसके चेहरे पर खुशी का एक भाव था, लेकिन यह अज्ञात था कि वह किस बात से इतना खुश था। अर्जुन ने उसे संदेह से देखा और कहा, तमराज भाई, तुम जो कह रहे हो उसे गलत समझना आसान है। यह ऐसा है जैसे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। तमराज हंसा, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता जो भी हो, यह एक अच्छी बात है कि तुम नहीं मरे। अर्जुन का चेहरा ठंडा हो गया जब उसने कहा, मैं नहीं मरा, लेकिन तुम मर चुके हो। तमराज ने शांति से कहा, तुम और मैं के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, तो हम बस एक मुस्कान के साथ इसे क्यों नहीं भूल जाते। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कहा, ये क्या मैंने तुम्हें सही सुना? तमराज भाई, तुम वास्तव में एक मुस्कान के साथ दुश्मनी भूलना चाहते हो? क्या तुम्हारे सिर में कुछ गड़बड़ है? सौर्यनंदन और अन्य 2 के चेहरे पर भी अजीब भाव थे। आखिरकार उन्होंने पहले अर्जुन और तमराज के बीच संघर्ष और नाराजगी देखी थी। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए बेताब थे, तो तमराज का रवैया पलक झपकते ही इतना क्यों बदल गया? तमराज मुस्कुराया और कहा, मेरा सिर टूटा नहीं है, और मैं वास्तव में काफी समझदार हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ, तो अर्जुन भाई की ताकत अनिवार्य है। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया, मैं समझता हूँ कि तमराज भाई का क्या मतलब है, लेकिन तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा? तमराज ने तेजी से कहा, क्या तुम उस छोटे के बारे में पूछताछ नहीं करना चाहते? वह छोटा तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है ना? उसे छोटे का जिक्र करते हुए सुनकर अर्जुन का चेहरा डूब गया और उसने चिल्लाया, वह कहाँ है? तमराज हंसा और शांति से कहा, अर्जुन भाई वास्तव में उसे महत्व देते हैं। चूंकि अर्जुन भाई का एक अनुरोध है और मेरा एक है, तो हम एक सौदा क्यों नहीं करते? अर्जुन ने अपने दांत पीसे। हालांकि वह दौड़कर तमराज को मारना चाहता था और फिर उसे छोटे के ठिकाने के बारे में बताने के लिए मजबूर करना चाहता था, इस समय क्रूर बल समस्या का समाधान नहीं कर सकता था।
जब तक तमराज उसे छोटे के बारे में नहीं बताता, अर्जुन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, और भले ही उसने किया, अर्जुन ये सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि वह सच कह रहा था या नहीं। तमराज को मारने की तुलना में अर्जुन छोटे के बारे में अधिक जानना चाहता था। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, किस तरह का सौदा? हमें बताओ। तमराज ने कहा, तुम मुझे इस शापित जगह से बाहर निकालो और मैं तुम्हें उस छोटे का ठिकाना बता दूंगा। अर्जुन ने हंसा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच कह रहे हो? शायद तुम्हें ये भी नहीं पता कि छोटे कहाँ है। मुझे पता है। तमराज का भाव गंभीर हो गया। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारा छोटा मेरे साथ पूर्वी क्षेत्र में गिर गया था, लेकिन उस समय मेरी ताकत के साथ मैं उसे वश में नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसका पीछा किया, एक अच्छा अवसर खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं कभी सफल नहीं हुआ। अब वह कहाँ गया? इस दुनिया में मैं ही एकमात्र हूँ जो इसके बारे में जानता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अर्जुन भाई, तुम अच्छी तरह से सोच लो कि क्या तुम यहाँ मेरे साथ मौत तक लड़ना चाहते हो? हम दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, या एक निष्पक्ष व्यापार करते हैं जहाँ हम में से प्रत्येक को वह मिलता है जिसकी हमें जरूरत है। अर्जुन का चेहरा ठंडा हो गया। मुझे पहले बताओ और मैं तुम्हें तुरंत दूर भेज दूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। तमराज हंसा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूं? तो तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने बेसब्री से चिल्लाया। वे दोनों लगातार बहस करते रहे, जिससे अन्य 3 चकित थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि अर्जुन और तमराज किस बारे में बहस कर रहे थे, वे कम या ज्यादा समझ सकते थे कि क्या हो रहा था। सौर्यनंदन ने अचानक कहा, तमराज भाई, क्या वह हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है? तमराज ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर वह नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। तमराज ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि अर्जुन भाई डाउ ऑफ स्पेस में निपुण हैं। डाउ ऑफ स्पेस में निपुण? सौर्यनंदन सुखद रूप से हैरान था। अन्य 2 भी बहुत उत्साहित थे, चुपके से अपने होंठ चाट रहे थे। ये युवा मास्टर डाउ ऑफ स्पेस में निपुण है, ये तुम्हारा काम नहीं है। अर्जुन ने तीनों पुरुषों को घूरा, उसका पेट असंतोष से भरा था। सौर्यनंदन ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, हाँ, अर्जुन भाई, ये कहा जा सकता है कि हम तब तक एक दूसरे को नहीं जानते जब तक हम लड़ते नहीं हैं। अब केवल हम कुछ ही जीवित हैं। तुम हमें अपने साथ बाहर क्यों नहीं ले जाते? चिंता मत करो, हम भविष्य में तुम्हें उदारतापूर्वक चुकाएंगे। हाँ, अर्जुन भाई की दया हमारे दिलों में खुद ही होगी और हम भविष्य में तुम्हें चुकाएंगे। अर्जुन भाई, तुम्हारे जितने अधिक दोस्त होंगे, तुम्हारे पास उतने ही अधिक विकल्प होंगे। अगर तुम भविष्य में मेरे पश्चिमी क्षेत्र में आते हो, तो ये सन निश्चित रूप से तुम्हारा स्वागत करेगा। 2 पुरुषों ने भी सौर्यनंदन के साथ चिल्लाया, अर्जुन को विनती करते हुए देखा। भाग जाओ, अर्जुन ने बेसब्री से चिल्लाया। ये सुनकर सौर्यनंदन का भाव धीरे धीरे ठंडा हो गया। वह अर्जुन की ओर मुड़ा और कहा, अर्जुन, बहुत असभ्य मत बनो। हालांकि तुम्हारी ताकत अच्छी है, अगर हम चारों एक साथ आते हैं तो तुम हमें हरा नहीं पाओगे। हमें तुम्हारे साथ असभ्य होने के लिए मजबूर मत करो। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। ये युवा मास्टर, पहले तुम 40 लोगों से नहीं डरता था, लेकिन अब तुम में से केवल 4 बचे हैं। तुम मेरा क्या कर सकते हो? अगर तुम मरना चाहते हो तो और कोशिश करो। सौर्यनंदन का चेहरा कड़ा हो गया, लेकिन वह ये भी जानता था कि अर्जुन सच कह रहा था। पिछले 40 लोग अर्जुन के साथ कुछ नहीं कर सके, इसलिए भले ही वे चारों एक साथ आ गए, वे उसे नीचे नहीं ले जा सकते थे। इससे भी अधिक, यह अफवाह थी कि डाउ ऑफ स्पेस में निपुण एक योद्धा से निपटना सबसे मुश्किल था। भले ही वे जीत न सके, वे भागने में प्रथम श्रेणी के थे। अर्जुन ने अब सौर्यनंदन और अन्य 2 पर कोई ध्यान नहीं दिया। तमराज की ओर मुड़कर कहा, चूंकि तुम मेरे साथ सौदा करना चाहते हो, तो एक स्पष्टीकरण लेकर आओ जो हम दोनों को मना सके, अन्यथा तुम आज मर जाओगे। सबसे बुरा, मैं पूर्वी क्षेत्र में जाऊंगा और धीरे धीरे तुम्हारी तलाश करूंगा। तमराज का चेहरा डूब गया जब उसने पूछा, अर्जुन भाई, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम मुझे मार सकते हो?
अर्जुन ने अपने होंठ घुमाए और कहा, इस माहौल में मैं तुम्हें अपने हाथ की एक लहर के साथ बिना दफन के मरने दे सकता हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ या नहीं? ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और शून्य में अचानक एक अंडरकरंट दिखाई दिया, जैसे उसे एक आदेश मिला हो, और एक लंबी नदी की तरह ये तमराज की ओर दौड़ा। तमराज चौंक गया और तेजी से किनारे पर चकमा दे गया। अपने पैरों को फिर से हासिल करने के बाद उसका चेहरा अतुलनीय रूप से पीला पड़ गया था। उसने सोचा था कि चूंकि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था, इसलिए उसे अर्जुन से बहुत डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह विशेष वातावरण न केवल अर्जुन को बांधता नहीं था, बल्कि इसके बजाय उसकी ताकत को अदृश्य रूप से बढ़ाता था। अगर वह वास्तव में यहाँ लड़ा, तो उसके जीतने की संभावना 20% से कम थी। उसे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना पड़ा, कहीं कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। ये सोचते हुए तमराज ने तेजी से कहा, अर्जुन भाई, इसे देखो। ऐसा कहते हुए उसने लापरवाही से अर्जुन की ओर कुछ उछाला। अर्जुन को उसके चाल खेलने से डर नहीं था, इसलिए इसे पकड़ने के बाद उसने अपनी डिवाइन सेंस से इसे साफ किया और आश्चर्य से पूछा, ओह, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट। तमराज ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, चूंकि अर्जुन भाई इस चीज को पहचानते हैं, तो यह आसान होगा। स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा सा खिलौना था जिसे पूर्वी क्षेत्र में सेरीन सोल पैलेस के पैलेस मास्टर सम्राट शांत आत्मा ने बोरियत होने पर बनाया था। यह एक अनुबंध जैसा था और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों ने अपनी आत्माओं के साथ शपथ ली थी। हालांकि चूंकि स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट में एक अजीब शक्ति थी, शपथ लेने वाले दोनों पक्ष अनुबंध की सामग्री का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। एक बार जब उन्होंने अनुबंध का उल्लंघन किया, तो उन्हें अपनी आत्माओं के भक्षण होने का दर्द उठाना पड़ेगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स अन्य स्थानों पर बेहद दुर्लभ थे और अर्जुन ने अतीत में एक देखा था, इसलिए उसने इसे पहचाना और इस चीज के अधिकार को जानता था। जब तक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों पक्षों ने अपनी आत्माओं के साथ शपथ ली, अनुबंध प्रभावी होने के बाद वे अब इसका उल्लंघन नहीं कर सकते थे, जब तक कि वे मौत को कोर्ट नहीं करना चाहते थे। क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को सम्राट शांत आत्मा द्वारा विकसित किया गया था और सम्राट शांत आत्मा का सेरीन सोल पैलेस पूर्वी क्षेत्र में था, तमराज पूर्वी क्षेत्र के एक शिष्य के लिए एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होना सामान्य था। क्या यह मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए पर्याप्त है? तमराज ने गंभीर भाव के साथ अर्जुन को देखा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। तमराज ने कहा, अच्छा, तुम मुझे यहाँ से बाहर भेज दो और मैं तुम्हें छोटे का ठिकाना बता दूंगा। अर्जुन ने एक पल के लिए विचार किया और सिर हिलाया, कोई समस्या नहीं है। सौर्यनंदन ने उत्सुकता से कहा, तमराज भाई, मुझे अपने साथ ले चलो। मेरा ब्रह्मा होली लैंड और तुम्हारा नेदरवर्ल्ड सेक्ट सहयोगी सेक्ट्स हैं, तुम हमें मरने के लिए खड़े नहीं हो सकते। तमराज ने भौहें चढ़ाईं और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने नाक चढ़ाए और कहा, सौर्यनंदन का जीवन किसी ने तय कर लिया है, उसे यहाँ मरना होगा। सौर्यनंदन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने गुस्से से चिल्लाया, कौन कौन मेरा जीवन चाहता है? अर्जुन ने उसे ठंडी आंखों से देखा और नाक चढ़ाई, जिसे तुम पीछे छोड़ गए हो, वह व्यक्ति तुम्हारा जीवन लेगा। सौर्यनंदन चकित था और अनजाने में कहा, समाधिराज। फिर उसने गुस्से से चिल्लाया, अशिष्ट, मैं भाई हूँ, फिर भी वह किसी को मुझे मारने के लिए चाहता है। बस एक अकेला। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उसे नजरअंदाज किया और इसके बजाय तमराज की ओर देखा और कहा, तमराज भाई, शपथ लो। अच्छा। तमराज ने सिर हिलाया और तुरंत अपनी आत्मा के साथ शपथ ली कि अगर अर्जुन उसे यहाँ से सुरक्षित बाहर भेजने के लिए तैयार था, तो उसे अर्जुन को छोटे का ठिकाना बताना होगा। तुरंत बाद अर्जुन ने भी अपनी आत्मा के साथ शपथ ली। जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उमड़ी, सोल कॉन्ट्रैक्ट अचानक तेजी से चमका और दो में विभाजित हो गया, प्रकाश की दो धाराओं में बदल गया जो अर्जुन और तमराज के शरीरों में डाली गईं, जिससे उन दोनों ने हल्के से नाक चढ़ाई क्योंकि उन्होंने एक बंधन की एक परत को महसूस किया जो उन्हें बांध रहा था। उन दोनों को पता था कि यह सोल कॉन्ट्रैक्ट का प्रभाव था। छोटे कहाँ है? अर्जुन ने तमराज पर अपनी आंखें संकरी कर लीं।
तमराज ने थोड़ा मुस्कुराया, उसके होंठ हिल गए जब उसने एक संदेश प्रसारित किया। अर्जुन का भाव बदल गया जब उसने आश्चर्य से पूछा, ओह, वह वहां कैसे हो सकता है? तमराज हैरान था। ओह, अर्जुन भाई उस जगह को जानते हैं। अर्जुन ने शांति से कहा, मैंने किसी को कुछ समय पहले इसका जिक्र करते हुए सुना था, क्या तुम्हें यकीन है कि वह वहां गया था? तमराज ने जवाब दिया, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, ये कैसे झूठा हो सकता है? पहले मुझे नहीं पता था कि यह कहाँ था, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में थोड़ी देर रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह जगह कितनी खतरनाक थी। सौभाग्य से मैं उस समय अंदर नहीं गया, अन्यथा मुझे डर है कि मैं आज अर्जुन भाई को नहीं देख पाता। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया था। छोटे के ठिकाने को नहीं जानने की तुलना में वह अब अधिक चिंतित था। तमराज ने पहले ही उसके साथ एक सोल ओथ बना लिया था और सोल कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ था, इसलिए उसके लिए उससे झूठ बोलना असंभव था, लेकिन अगर छोटे उस जगह पर गया तो यह निश्चित रूप से विनाशकारी होगा। उसका भाव बेहद भद्दा था। हालांकि तमराज मुस्कुराया और कहा, ठीक है, इस यिन ने अर्जुन भाई को सच बता दिया है, अब तुम्हारे लिए समझौते को पूरा करने का समय है ना? अर्जुन ने उसे नाखुशी से देखा, इससे पहले कि उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसे पास के शून्य में डाला। तमराज ने ध्यान से देखा और जब उसने देखा कि अर्जुन द्वारा एक वॉइड क्रैक को फाड़ दिया जा रहा है, तो उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का एक भाव दिखाई दिया जब उसने तेजी से कहा, अर्जुन भाई वास्तव में अद्भुत हैं। अगर वह भविष्य में एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू करते हैं तो वह निश्चित रूप से दूसरे अंकल रमेश होंगे। भाग जाओ। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। तमराज हंसा, तब यिन अपनी छुट्टी ले लेगा, मुझे आशा है कि हम फिर मिलेंगे। जिस दिन हम फिर से मिलेंगे वह तुम्हारी मौत का दिन होगा। अर्जुन ने अपने दांत पीसे। तमराज ने परवाह नहीं की और उसकी आकृति फड़फड़ाई जब वह वॉइड क्रैक की ओर दौड़ा, तुरंत दूसरी तरफ पहुंच गया। दूसरी ओर सौर्यनंदन और अन्य लोग जब उन्होंने ये देखा तो उसके पीछे बेसब्री से पीछा किया और उन्होंने यहाँ से भागने के इरादे से विभिन्न डिवाइन एबिलिटीज को निष्पादित किया। अर्जुन ने बस उन्हें ठंडी आंखों से देखा और उन्हें नहीं रोका। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।